सुल्तान को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह एक न्यू सुल्तान लेके आया, एक न्यू किंग लेके आया, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, फ्रेंच की पॉलिसीज को फॉलो करेगा, क्योंकि सिर्फ सिर्फ फ्रांस का ही समझ लेगा, एक तरह से स्लेव होगा, गुलाम होगा। लेकिन 3 साल बाद 1911 को क्या होता है कि जो न्यू सुल्तान होता है फ्रांस का, उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट ऑफ होने लग जाता है, राइजिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग उसको रेजिस्ट करने लग जाते हैं। तो जब इस तरह का रेवोल्यूशन की सिचुएशन बनती है तो फ्रांस क्या करता है, फोर्सेस को ऑक्युपाई कर देता है, फोर्सेस को डिप्लॉय कर देता है, अपनी फोर्सेस आर्मी वगैरह। तो क्या फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगादीर इंसिडेंट, या जिसको सेकंड मोरक्कन क्राइसिस कहते हैं, 1911। सेकंड मोरक्कन क्राइसिस 1911 में होता है। ये क्या था, क्यों हुआ, और इसका दूसरा नाम है अगादीर इंसिडेंट। तो ये क्या था और ये जो है वो क्यों होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता चलता है कि इससे पहले फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस होता है 1905-1906 में, वो आपने समझना जरूरी है, वो आप मेरी वीडियो पे देख सकते हैं, वो मोरक्कन क्राइसिस आपने समझना है। अब उसके बाद ये सेकंड मोरक्कन क्राइसिस होता है। तो ये क्यों होता है? फर्स्ट मोरक्कन जब क्राइसिस होता है तो उसमें आपको पता है जर्मनी के इंटरेस्ट को इतना प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, जर्मनी के इंटरेस्ट इतने ज़्यादा नहीं फुलफिल होते, जबकि फ्रांस को ज़्यादा बेनिफिट होता है, एज मिलता है। सॉरी। तो अब इसमें ये होता है कि आपको पता चलता है कि 1905-1906 में वो फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस हुआ है। तो उसके 2 साल बाद 1908 में दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, और जो सुल्तान होता है मोरक्को का, उसको चेंज कर लिया जाता है, क्योंकि जो प्रीवियस सुल्तान था वो फ्रांस की जो पॉलिसीज के लिए, उसके लिए इतना अमीनेबल नहीं था, मतलब उसके लिए इतना फेवरेबल नहीं था फ्रांस के लिए, फ्रांस की पॉलिसीज के लिए इतना वो सपोर्टिव नहीं था। तो वो फ्रांस जो था, जो फ्रेंच जो थी, वो फ्रांस ने सुल्तान को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह एक न्यू सुल्तान लेके आया, एक न्यू किंग लेके आया, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, फ्रेंच की पॉलिसीज को फॉलो करेगा, क्योंकि सिर्फ सिर्फ फ्रांस का ही समझ लेगा, एक तरह से स्लेव होगा, गुलाम होगा। तो इस तरह फ्रेंड्स, फ्रांस अपनी जो होती है अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाता है और अपनी बेनिफिट्स गेन करता है। तो जब ये पता चलता है उसको, जो जर्मनी का किंग है विलियम कैसर, ठीक है, कैसर विलियम टू, तो वो बड़ा गुस्से में आता है। तो वो कहता है, पहले ही फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस में, जो उसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है, आपको पता है अगादीर, ये तो उसमें होता है एल्गिसीरस कॉन्फ्रेंस होती है, तो अगादीर इंसिडेंट है ना, क्या कहते हैं, एल्गिसीरस कॉन्फ्रेंस होती है स्पेन के अंदर, वहां पे उसको पहले ही काफी गुस्सा था, क्योंकि उस पर इतना उतना उसको नहीं बेनिफिट मिला था, एज नहीं मिला था। तो वो फिर इसको कहता है कि वो रेजिस्ट करता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो होता है ना, जो आता है, क्या कहते हैं, न्यू सुल्तान आता है 1908 में आता है, फ्रांस उसको सपोर्ट करता है, पिछला जो होता है सुल्तान उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, और न्यू इलेक्शन के थ्रू उसको लेके आते हैं न्यू सुल्तान को 1908 में। लेकिन 3 साल बाद 1911 को क्या होता है कि जो न्यू सुल्तान होता है फ्रांस का, उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट ऑफ होने लग जाता है, राइजिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग उसको रेजिस्ट करने लग जाते हैं। तो जब इस तरह का रेवोल्यूशन की सिचुएशन बनती है तो फ्रांस क्या करता है, फोर्सेस को ऑक्युपाई कर देता है, फोर्सेस को डिप्लॉय कर देता है, अपनी फोर्सेस आर्मी वगैरह। तो क्या था कि ये इशू ना बने, तो वो जो कैपिटल था मोरक्को का, फेज, उसके ऊपर क्या कहता है, कंट्रोल कर लेता है फ्रांस, उसकी जो फोर्सेज होती हैं वो वहाँ पे डिप्लॉय हो जाती है, वो आ जाती है। और जब ये होता है तो जर्मनी को गुस्सा आता है, क्योंकि पहले से ही वो, मैंने बताया, फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस में 1905-1906 में जो हुई थी, उससे काफ़ी नाराज़ था, काफ़ी उससे कह सकते हैं एंगर में था। तो कहता है कि ये तो बात नहीं लिखी थी कि 1906 वाली कॉन्फ्रेंस में ये बात तो नहीं लिखी थी कि आप कैपिटल को कंट्रोल कर लेंगे, कैपिटल को अपनी फोर्सेज लगा लेंगे, तो ये तो उसमें कोई नहीं लिखा था, तो ये आप क्यों कर रहे हैं? उसको पहले भी गुस्सा था। तो इसके लिए क्या करता है वो, मैंने बताया ना कि इसको अगादीर इंसिडेंट भी कहते हैं। अगादीर इंसिडेंट क्यों कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि अब जब उसको रिस्पॉन्स देना है, तो जो मोरक्कन का पोर्ट है, जैसे पाकिस्तान का पोर्ट है गवादर पोर्ट, ठीक है, तो मोरक्कन पोर्ट का नाम है अगादीर पोर्ट, ठीक है। तो अगादीर पोर्ट के ऊपर जो था जर्मनी, वो अपनी सारी उसकी जो होती है पैंथर और जो गन बोट्स है वो भेज देता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं अगादीर इंसिडेंट। तो मैंने बताया कि 1911 में जो फेज है, FEZ फेज, जो कैपिटल है मोरक्को का, उसके ऊपर जब फ्रांस की फोर्सेज आ जाती है, डिप्लॉय हो जाती हैं, और वो कंट्रोल कर लेती है, तो फिर जर्मनी भी गुस्सा आ जाता है, और वो भी क्या करता है, जो अगादीर जो पोर्ट है मोरक्कन के ऊपर, वो अपनी पैंथर और अपने जो गन बोट्स है वो भेज देता है, जो कि मतलब जो आर्मीज होती हैं वो सारा भेज देता है। तो काफ़ी पहले तो वो ट्राई करता है कि वो फ्रांस के साथ निगोशिएट करे अकेले, लेकिन ब्रिटेन भी इंसिस्ट करता है कि हम कंसल्टेशन करते हैं, और वो भी उसको सपोर्ट कर रहा होता है ना, इस वजह से।
तो काफ़ी टाइम बाद वो डिस्कशन होती है, तो फिर उसके बाद आखिरकार जो जर्मनी का जो होता है किंग विलियम कैसर टू, वो विदड्रॉ कर लेता है। वो कहता है कि मैं वो मतलब एक वॉर टाइप जो है ना, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लेकिन जर्मनी का जो है जो कैसर विलियम टू वो फिर उससे विदड्रॉ कर लेता है। वो नई वॉर के अंदर आता है। हालांकि देखें तो वो जो नॉर्थ मेडिटेरेनियन जो फ्लीट था ब्रिटिश का, वो भी रेडी हो गया था। इस तरह फ्रांस भी मेडिटेरेनियन को उसका फ्लीट रेडी था, उसकी भी थी, लेकिन क्रिएट होने वाली थी। लेकिन क्या होता है कि एक तरह से मिले कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या जो जर्मनी होता है इसको लीड कर रहा होता है विलियम टू, वो समझ लें कि नहीं करता, वो यहाँ से पीछे हट जाता है। वो इस वजह से होता है, वो कहता है कि मुझे जो है ना फ्रेंच कॉन्गो, उसका जो हाफ पार्ट है वो मुझे मिल जाए। तो उसके एक्सचेंज में वो इसको जाने देता है, कहता है कि आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लें मोरक्को के ऊपर। मैं जो कॉन्गो है, कॉन्गो जो आज स्टेट आपको पता है कंट्री है, उस वक्त जो कॉन्गो था वो फ्रांस की कॉलोनी था, ठीक है। तो उसके ऊपर जो होता है फिर वो कॉलोनी था, लेकिन जो जर्मनी आता है वो उसका हाफ कंट्रोल ले लेता है। तो हाफ कोंगो जो फ्रेंच कोंगो वो किसके अंडर आ जाता है, वो जर्मनी के अंडर आ जाता है। तो इस तरह करके वो सेटिस्फाई हो जाता है, एक तरह से मुतमिन हो जाता है, एक तरह से उसका जो गुस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरह जो होती है वार होने से बच जाती है। मतलब ये एक वैसा इंसिडेंट था, क्राइसिस था, जिसमें ग्रेट पावर्स आपस में आ गई थी और लड़ने ही वाली थी, लेकिन नहीं लड़ती। लेकिन वो फिर 1914 में 1914 में लड़ती हैं आपस में। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास सेकंड मोरक्कन क्राइसिस 1911 अगादीर इंसिडेंट। होप आपको सारा समझ आ गया हो कि मैं दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ। 1908 में फ्रांस का सुल्तान आता है, फिर वो सुल्तान के अगेंस्ट 1911 में 3 साल बाद रेवोल्यूशन टाइप जो होती है सिचुएशन क्रिएट होती है। फिर वो फ्रांस अपनी फोर्सेस को कैपिटल फेज में डिप्लॉय कर देता है। जर्मनी गुस्सा होता है, वो फिर अगादीर पोर्ट के ऊपर अपनी पैंथर और वो फ्लीट लेके आ जाता है, गन बोट्स लेके आ जाता है। और फिर वो कंसल्टेशन करते हैं और निगोशिएट करता है पहले फ्रांस के साथ, फिर ब्रिटेन भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और आखिरकार फिर ये होता है कि जो जर्मनी होता है उसको हाफ फ्रेंच कॉन्गो मिल जाता है, और उसके एक्सचेंज में वो फिर फ्रांस को वो करने देता है जो वो कर रहा था मोरक्को के अंदर। तो इस तरह करके ये मतलब क्राइसिस था 1911 का। यहाँ मीन्स आप कह सकते हैं कि वॉर यहाँ से स्टार्ट हो सकती थी, वर्ल्ड वॉर वन, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। जर्मनी जो होता है वो ठंडा हो जाता है, उसको हाफ फ्रेंच कॉन्गो लेके ना स्कूल में आ जाता है। तो फ्रेंड्स स्कूल में तो नहीं आता, बाद में पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर वन भी होती है, वर्ल्ड वॉर टू भी होती है जर्मनी की वजह से। तो ये फ्रेंड्स ये था हमारे पास सेकंड मोरक्कन क्राइसिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।